ओके भाई, आज हम क्या कहते हैं सेंट्रल आइडियाज़ एंड डिटेल करेंगे। सही है। सेंट्रल आइडिया डिटेल का पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद समझा देता है। सेंट्रल आइडिया का सीन ऐसा है, देखो कि एक तो जितने भी डिटेल्स होंगी ना सेंट्रल आइडिया भी आपसे पूछेंगे, जिस चीज़ के बारे में पूछेंगे वो इम्प्लिसिट होगी। इम्प्लिसिट क्या होती है? एक चीज़ होती है जो कि हिडन होती है, और एक चीज़ होती है जो कि मतलब वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। जैसे एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है ना, वो आपको मतलब दिखता है। वो इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट चीज़ें जो होती हैं उस नॉर्मली उसके बारे में पूछा जाता है आपसे। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये होता है कि जो भी आपकी ऑप्शन चॉइस हो ना, वो 90% ऑफ द पैसेज कवर हो, या पैसेज कवर कर रहे हो या फिर समराइज़ कर रहे हो। सही है। तो ये सेंट्रल आइडिया इन डिटेल की वो है। अभी सवाल करेंगे तो और समझ आएगा। और बाकी क्रॉस टेक्स्ट कनेक्शन करना है वो भी बहुत मुश्किल है, सारे मुश्किल, लेकिन वही फिर प्रैक्टिस करते करते बेहतर होते रहेंगे। तो पढ़ते हैं। डू नॉट रीड बोथ टेक्स्ट टुगेदर। दो आपके पास पैसेज होते हैं, और या तो नॉर्मली अग्री करेंगे एक दूसरे से, डिसअग्री करेंगे, एक्सप्लेन मतलब एक बंदे ने अपनी हाइपोथेसिस दी, दूसरा बंदा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बंदे ने अपनी हाइपोथेसिस दी हो और दूसरे ने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया हो, एक्सपेरिमेंट किया हो, ये हो सकता है। या फिर एग्जांपल भी हो सकती है। सही है कि एक बंदे ने एक टॉपिक के बारे में बात करी है और दूसरे ने उसको एलेबरेट किया है एग्जांपल देके। तो डू नॉट रीड बोथ टेक्स्ट टुगेदर एक चीज़। दूसरी चीज़, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सही है, हमेशा ये करना चाहिए, हमेशा सवाल पहले पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे पास एक क्लियर वो हो, हमें पता हो क्या करना है। सही है। थर्ड, फाइंड आउट द मेन आइडिया। सही है, आसान है। फिर डेवलप योर ओन आंसर, द चॉइसेस आर देयर टू मैनिपुलेट यू। सही बात है। सही है, हमने अब कर लिया, तो हम सवाल करते हैं और फिर वो करते हैं। ये वाला सवाल में पहला सवाल तो मैंने बोला ईजी कर रखते हैं, ताकि समझ भी आता रहे कि क्या करना है। ओके, ले जाने क्या नाम लिखा है। OM co-founded U-Cycle Initiative America when she was only a teenager. M and her team founded the organization to teach young people how their action affect the environment and why recycling is important. So yeah. For example, the organization put on an exhibition of art using recycled material. Central ideas and detail का सवाल है by the way. According to the text, what is the one reason M and other founded U-Cycle Initiative Africa? तो देखो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ ना, found the organization to teach the people how their actions affect the environment and why recycling is important. यहाँ बस आंसर लिखा हुआ है। ऑप्शन जैसे है, टू ब्रिंग अटेंशन टू ओवरलुक्ड आर्टिस्ट, गलत। टू टीच यंग पीपल वाई रिसाइकलिंग इज इम्पोर्टेंट, लिखा हुआ है हाँ यहाँ। टू हेल्प एडल्ट्स गेन इम्पोर्टेंट आउटडोर स्किल्स, गलत। और टू गिव टीनेजर्स एडवाइस अबाउट स्टार्टिंग बिजनेस, गलत। ये है सही। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया एंड डिटेल का ही सवाल है, और डिफ़िकल्टी मीडियम। Ice melted on a Norwegian mountain during a particularly warm summer in 2019, revealing a 1700-year-old sandal to a mountaineer looking for artifacts. The sandal would normally have degraded quickly, but it was instead well preserved for centuries by surrounding ice. Okay. ये बात मुझे थोड़ी इम्पोर्टेंट लग रही है, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। According to archaeologist Espen Finstad and his team, the sandal, like those worn by Imperial Romans, wouldn't have offered any protection from the cold in the mountain. So some kind of insulation like fiber or animal skin would have been needed to be worn on feet with the sandal. कह रहे हैं कि भाई जो आप सैंडल ये वाली है ना, जैसे ये सैंडल रोमन इम्पीरियल रोमन के ज़माने टाइप क्या कहते हैं सैंडल है,
और ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर नहीं सकती सर्दी में इन द माउंटेन, तो आपको इसके साथ जो है ना सम काइंड ऑफ फैब्रिक और एनिमल स्किन, कोई सॉक्स मोजे टाइप चीज़ पहननी है, सही है। तो ये पढ़ते हैं, व्हाट डज द टेक्स्ट इंडिकेट द डिस्कवरी ऑफ द सैंडल। ओके, टेम्परेचर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बोथ प्रोटेक्टिंग एंड रिवीलिंग द सैंडल। ये ऊपर वाली चीज़ को सपोर्ट कर तो रही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी रिवील्ड दैट रोमन एम्पायर हैड मोर इन्फ्लुएंस ऑन नॉर्वे देन आर्कियोलॉजिस्ट प्रीवियसली अज्यूम्ड। गलत, ये कहाँ से आ गया भाई? Archaeologists would have found the sandal eventually without help from general public. नहीं, the sandal would have degraded if hadn't been for the ice. बात तो भाई साहब सही है, बात तो सही लिखा हुआ है ना कि वो डिग्रेड हो जाती क्विकली, was well preserved for centuries by surrounding ice. ये हार्ड है तो आ जाओ। In a study of new technology adoption, David examined negative disconfirmation, which occurs when experience a shortfall of one's expectation, to determine whether it could lead to positive outcome for user. The team focused on established users of smart home technology, which presents inherent utilization challenges but tends to attract users with high expectation, often leading to feelings of dissonance. Researchers found that many users employed cognitive mechanism to mitigate this feeling, ultimately revising their initial sense of disappointment. सही है, वापस पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि मैं चेक और दफ़ा पढ़ रहा हूँ। सही है भाई, लिखा हुआ ऐसे है कि इन भाई को बहुत बड़ी चुल है। एक सेकेंड, हाँ, इन भाई को बहुत बड़ी चुल है और ये देखना चाहते हैं कि नेगेटिव डिसकन्फर्मेशन की क्या अफेक्ट है टू डिटरमिन वेदर इट कुड लीड टू पॉजिटिव आउटकम फॉर यूज़र। नेगेटिव डिसकन्फर्मेशन ये होती है बेसिकली कि आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हो और फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशंस गिर जाए, जो है बहुत नॉर्मल है। ओके, देखना चाहते हैं कि क्या इस चीज़ की वजह से पॉजिटिव आउटकम आ सकता भी है कि नहीं है। सही, तो इन्होंने स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी पे क्या कहते हैं इन्होंने फोकस किया है। इसमें ये होता है कि आप यूज़र्स होते हैं ना, वो हाई एक्सपेक्टेशन से क्या कहते हैं उसको ख़रीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ड्यू टू इट्स इनहेरेंट यूटिलाइजेशन चैलेंजेस कहते हैं दे ऑफन फील डिसऑनेंस। सही है, लेकिन नॉर्मली ये स्टार्टिंग में होता है ये सारा कि ना इनकी एक्सपेक्टेशन वगैरह गिर जाती है, लेकिन फिर बाद में रिसर्चर्स फाउंड दैट मैनी यूजर्स एम्प्लॉयड कॉग्निटिव मैकेनिज्म, कॉग्निटिव मतलब दिमाग, सोचना मतलब बेसिकली, टू मिटिगेट दोज फीलिंग्स, कम करना, अल्टीमेटली रिवाइजिंग देयर इनिशियल सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो स्टार्टिंग में वो डिसअपॉइंट होते हैं, अब यार ये क्या बकवास है यार, लेकिन फिर जितना जैसे टाइम गुजरता रहता है उसके क्या कहते हैं यूज टू होते रहते हैं, तो नॉर्मल हो जाता है चीज़, फिर वो इतने डिसअपॉइंटेड नहीं होते। सही है भाई, हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शन चॉइसेस। Which choice best is the main idea of the text? Research suggests that most users of smart home technology will not achieve a sense of satisfaction given the utilization challenges of such technology. इसे देखो, इसने एक चीज़ के बारे में बात करी है, इसने पहली चीज़ के बारे में बात करी है, दूसरा इसने बताया नहीं है कि जब टाइम गुजर जाता है तो फिर क्या सीन है। Although most smart home technologies aimed at meeting or exceeding users' high expectations, those expectations in general remain poorly understood.
नहीं यार, इसके बारे में बात थोड़ी ना हो रही है. Researchers suggest that users with high expectations for new technology can feel content with that technology even after experiencing negative disconfirmation. सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है. मेरे ख्याल से इसका आंसर सी ही है. कंटेंट का मतलब होता है हैप्पीनेस यार. कंटेंट इन स्टेट और ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस, खुश है. अब स्टार्टिंग में क्या कहते हैं वो सैड है, उसके बावजूद भी वो आगे जाके फिर खुश हो जाता है. इसका आंसर सी होना चाहिए. All the negative disconfirmation has often been studied. Little is known about. नहीं यार, पागल का बच्चा. हाँ, इसका आंसर सी है, सही है. The following text is adapted from Jack London's 1903 novel The Call of the Wild. Jack is a Buck is a sled dog living with John Thornton in Yorkton, Canada. Okay. ये difficulty medium सब कुछ. Thornton alone held Buck. The rest of mankind was as nothing. Chance traveler might praise or pet him, but he was cold under it all. And for two demonstrative men, he would get up and walk away. When Thornton's partner Hans and Pete arrived after a long expected draft, Buck refused to notice them till he learned they were close to Thornton. After that, he tolerated them. कह रहा है कि भाई ये जब वो चल रहा है, कह रहा है कि भाई क्या कहते हैं जिसके दोस्त हैं ना दो, हैंस एंड पीट, जब आए ना तो बक ने ना उनको रिफ्यूज़ कर लिया नोटिस करने से. लेकिन जब उन्होंने देखा ना क्या कहते हैं कितने क्लोज है, हाउ क्लोज दे वर, तो ना उसने टॉलरेट करना शुरू हो गया फिर. ठीक है, और एक्सेप्ट कर रहा है उनसे फेवर, इवन दो मतलब ना उनको फेवर वो इसलिए कर, उनको मान इसलिए क्योंकि वो जो है ना उसको फेवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, तो विच चॉइस बेस्ट एट द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. Buck has become less social since he began living with Thornton. नहीं कोई पास हिस्ट्री तो दी नहीं आपको बक की, तो काटो. Buck mistrusts human and does his best to avoid them. Humans की बात नहीं हो रही थी, बेसिकली उसके दोस्तों के बारे में बात हो रही है. मेरे ख्याल से ये नहीं होगा. Buck has been specially well liked by most of Thornton's friends. कहीं नोट नहीं, कहीं बोला तो नहीं है. Buck holds Thornton in higher regards than any other person. हो सकता है जैसे लिखा हुआ है, Thornton held Buck, the rest of the mankind was as nothing. इसका आंसर डी ही है. To protect themselves when being attacked, hagfish, jawless marine animals that resemble eel, will release a large quantities of slimy mucus-like threads. Because these threads are usually strong and elastic, scientists and our colleagues have been trying to recreate them in a lab as a eco-friendly alternative to petroleum-based fibers that are often used in fabrics. So the researchers wants to reproduce the threads in the lab because farming hagfish for their slime would be expensive and potentially harmful. So they want to reproduce in the lab. सही है. ये मतलब बोल रहे हैं कि भाई ये जो ना समझ आ गया होगा तो आसान है यार. बोल रहे हैं कि हैगफिश जब भी थ्रेडन फील होती है, स्टार्टिंग में बता रहे हैं, तो ना कोई स्लाइमी म्यूकस लाइक थ्रेड्स जो है वो रिलीज़ करती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होते हैं. तो ये साइंटिस्ट अटसूको सही है, ये जो है ना उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं लैब में ताकि वो उसको यूज़ कर सकें फैब्रिक्स में इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड फाइबर्स. सही है. और ये आगे ये सब बता रहे हैं कि ये थ्रेड जो है ना ये लैब में करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो है ना हैगफिश को
वो नहीं करना चाह रहे हैं इसको। अगर इसको उन्होंने उठा के इसमें से स्लाइम वाइम निकालने लगे ये वो, तो यार वो मर सकती है यार बेचारी, पोटेंशियली हार्मफुल हो सकता है उनके लिए, पूरे एज अ होल स्पीशी के लिए। सही है, इजी बात है। मैंने बताया है कि जो भी टेक्स्ट है पूरा ऑप्शन में 90% हो जाए, ठीक है। द स्लाइमी थ्रेड्स दैट हैगफिश रिलीज माइट हेल्प रिसर्चर क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ फैब्रिक। सही है, सही है। Hagfish have inspired researchers to develop a new petroleum-based fiber. क्या? Hagfish are not well suited to being raised in captivity. The ability of hagfish to slime their attackers compensate for their being jawless. मतलब मजाक उड़ा रहे हो? गलत है बेटा, ये आंसर है। गुड सी आगे यार से ये आखिरी, हाँ ये आखिरी सेंट्रल आइडिया का सवाल है, फिर क्रॉस टैक्स है। Optical tweezers are specialized scientific tools particularly useful in biology and medicine. Optical tweezers are specialized scientific tools that use high powered beam of light to trap and manipulate meniscus particles for study. Okay. Use of the tool has led to several scientific and medical breakthroughs over the last few decades, but the particles are often under prolonged exposure to intense heat of light beams. The use of the tool has led to several scientific and medical breakthroughs over the last few decades, but the particles are often under prolonged exposure to intense heat of light beams. So, to overcome the risk of overheating and thereby damage, researchers sometimes attach nano-sized glass beads to the particles, allowing the light to focus on beads instead of particles. Oh la la, आसान है तो। Based on the text, what is one advantage of attaching glass beads to particles and using optical tweezers? आसान तो है। तो ये है बस बेसिकली बोल रहा है कि जब क्या कहते हैं आप ऑप्टिकल ट्वीजर लगा के रखते हो ना, तो वो जो है ना पूरे पार्टिकल को जो है ना हीट प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो उससे उसके वो जो चीज़ उसको इस मसले को सॉल्व करने के लिए जो है ना इन्होंने ग्लास बीड्स, नैनो साइज ग्लास बीड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जो कि अलाउ करते हैं लाइट को टू ओनली फोकस ऑन बीड्स इंस्टेड ऑफ पार्टिकल्स। Okay. पढ़ते हैं। It decreases the time it takes for optical tweezers to locate and capture the particles. It facilitates the maneuvering of particles without directly heating the Okay, इसको भी ऐसे ही छोड़ते हैं। It allows researchers to use weaker light beams. It adds a material to which particles can transfer any heat absorbed from optical tweezers light beam. भी हो गया स्क्वायर कैसे हो गया बड़ा लाला। ओके (1960) H. Hugdale Skies disputes claim. Okay. 1960, Skies disputed claims that the two noble kinsmen were co-authored by William Shakespeare and John Fletcher. Skies felt Fletcher's contribution to the role were obvious. Fletcher had a distinct style in his other plays, so much so that the lines with that style were considered sufficient evidence for Fletcher's authorship. But for the lines not deemed to be by Fletcher, Sykes felt that their depiction of women indicated that their author was not Shakespeare but Philip Messinger. अच्छा भाई, सवाल पहले उसूलन सवाल पहले पढ़ना चाहिए था, मैं ही खुद ही भूल गया भाई, तो आगे पढ़ लेते हैं। Based on the text, Sykes in text 1 and scholars in text 2 would most likely agree with which statement? सही है, मतलब दोनों किस बात पर एग्री करेंगे। इसमें बेसिकली क्या बात हुई है
कि साइक्स जो है ना, भाई साहब बोल तो ये रहे हैं कि जो द नोबल किंग्समैन है ना, वो ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर नहीं है। डिस्प्यूटेड क्लेम्स। कह रहे नहीं हो सकती भाई। कह रहे क्यों नहीं हो सकती? तो कह रहे भाई जो फ्लेचर की जो वो है ना, जो फ्लेचर का जो राइटिंग स्टाइल है जो ना, वो काफ़ी एविडेंस है, वो एक सफिशेंट एविडेंस है कि क्या कहते हैं वो फ्लेचर ने लिखा है। आप उसकी राइटिंग पढ़ोगे आपको पढ़ के समझ आ जाएगी कि भाई साहब ही तो फ्लेचर है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि ये लाइन जो लिखी हुई है ना, ये फ्लेचर की नहीं है भाई, और ये तो फिलिप मेसिंगर की है। हो गया। हम पढ़ते हैं टेक्स्ट 2। Scholars have accepted the two noble kinsmen as co-authored by Shakespeare since the 1970s. It appears in all major one-volume editions of Shakespeare's complete work. Those scholars disagree about who wrote exactly what. Who wrote what exactly? It is generally held that on the basis of style, Shakespeare wrote all of the first act and most of the last, while Fletcher authored most of the third middle act. स्कॉलर्स भाई साहब तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये शेक्सपियर ने ही लिखी है, ठीक है, क्योंकि 1970s के बाद से ये हर वन वॉल्यूम एडिशन जो है शेक्सपियर का उसमें मौजूद है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि किसने क्या लिखा है। सही है। ऑल्दो स्कॉलर डिसएग्री अबाउट हु रोट व्हाट एग्जैक्टली। सही है। अब बात समझ रहे हो? को मतलब पता नहीं है किसने क्या लिखा। ये फिर ये इनके ख्याल से शेक्सपियर ने फर्स्ट और लास्ट एक्ट लिखा है और फ्लेचर ने मोस्ट ऑफ द थर्ड मिडल एक्ट लिखा है। पढ़ते हैं। Would most likely agree with statement. John Fletcher has a unique, readily identifiable style. Sure. The women characters in John Fletcher are similar to the women characters in Philip Messinger's play. नहीं, दोनों तो डिसएग्री नहीं कर सकते ना इस बात पे। The two noble kinsmen belong in one volume compilation of Shakespeare complete plays. यार टेक्स्ट वन वाले ने बात करी नहीं है तो मैं नहीं। Philip Messinger's style in the first and last act of the two noble kinsmen is homage to Shakespeare's style. नहीं, बस आंसर है ही है। Based on the text, Harwood, Singh and Roy most likely respond to the research discussed in text 1. Okay. Public policy researcher Anthony Fowler studied the history of elections in Australia, a country that requires citizens to vote. Fowler argues that requiring citizens to vote leads to a significant increase in voters who would otherwise not have the time or motivation to vote. Thus, election results in countries that require citizens to vote better reflect the preference of country as a whole. Okay. और आगे तो सामने कि मतलब फ्लेचर भाई साहब तो बेसिकली ये बोल रहे हैं हिस्ट्री पढ़ने के बाद कि अगर ऑस्ट्रेलिया में लोग वो जब बोला था ना कि वोट करो, तब जाके उन्होंने वोट किया था। उसके अलावा उनका वोट करने का कोई दिल में नहीं था, कोई मोटिवेटेड वगैरह नहीं थे। सही है। नॉट मोटिवेटेड, ठीक है। तो उसने क्या कहते हैं कंक्लूजन उसका ये था कि इलेक्शन कंट्री में अगर आप उनको बोलोगे तब जाके आपको सही वो आएगा। टेक्स्ट 2 पढ़ते हैं। Governments in democratic countries function better when more people vote. सही है। However, forcing people to vote may have negative consequences. Shane P. Singh and Jason Roy studied what happens when a country requires its citizens to vote. They found that when people feel forced to vote, they tend to spend less time looking for information about their choices when voting. As a result, votes from these voters may not reflect their actual preferences. कह रहा अगर आप उनको फोर्स करोगे ना तो वो कोई ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं इन्फॉर्मेशन ढूंढने में,
और स्वयं वोट मार देंगे, तो जो वोट होंगे वो कोई उनकी एक्चुअल प्रेफरेंस दिखाएंगे नहीं। सही है, टेक्स्ट टू वाले भाई बोल रहे हैं, तो मतलब ये इससे डिसएग्री करेंगे बेसिकली, ये डिसएग्री। ओनली कंट्रीज ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन साइड शुड इम्प्लीमेंट mandatory voting। कहाँ गया ये? People who are forced to vote are likely become politically engaged in other ways such as volunteering or running for office। नहीं भाई, से डिसएग्री करेंगे। Requiring people to vote does not necessarily lead to election outcome that better represents preferences of the country as a whole। यही बात कर रहे हैं। Countries that require voting must also make the process of voting easier for the citizens। कहीं बात ही नहीं करी। ओके, how would the author of text to most likely respond to a suggestion made? अंडरलाइन क्या बोलते हैं, ठीक है। anyway. टेक्स्ट वन पढ़ते हैं। ग्रोथ इन द यूज ऑफ नॉवल नैनो हाइब्रिड्स मटेरियल क्रिएटेड फ्रॉम कॉन्जुगेशन। इसको काटो यार, लंबी है वैसे भी, दो उसके बीच में है तो काम भी नहीं है, नॉन एसेंशियल है। ग्रोथ इन द यूज ऑफ नैनो हाइब्रिड्स हैज़ आउटपेस्ड स्टडीज ऑफ नैनो हाइब्रिड्स एनवायरमेंटल रिस्क। सही है। Unfortunately, risk evaluation based on nanohybrid constituents are not reliable. Conjugation may alter constituents' physiochemical properties such that innocuous nanomaterial from that is anything but। अच्छा भाई, ये क्या बोल रहे हैं कि रिस्क एवेल्यूएशन बेस्ड ऑन नैनो हाइब्रिड आर नॉट रिलायबल। सही है, रिस्क एवेल्यूएशन रिलायबल नहीं है बेसिकली, इसका ये हुआ है। कह रहे हैं इसमें रिस्क है लेकिन मुझे एवेल्यूएशन जो है ना रिस्क के ऊपर रिलायबल नहीं है। कोई बात कर रहे हैं अंडरलाइन पोर्शन में, मैं सच बताऊँ समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है भाई। टेक्स्ट टू पढ़ते हैं। द पोटेंशियल फॉर एनहांस टॉक्सिसिटी ऑफ नैनो हाइब्रिड्स रिलेटिव टू द टॉक्सिसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट नैनो मटेरियल्स हैज ड्रॉन डिजर्व अटेंशन, बट द इफेक्ट्स ऑफ नैनो मटेरियल कॉन्जुगेशन वेरी बाय केस। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती है। फॉर इंस्टेंस, इट वॉज रिसेंटली शोन दैट अ नैनो हाइब्रिड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड प्रिजर्व द डिजायर्ड ऑप्टिकल transparency of zinc oxide nanoparticles while also mitigating the nanoparticles potential to damage DNA। ओके, कह रहे हैं भाई वेरी करता है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है ना वो अफेक्ट करे, कुछ वेरी करता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जब उन्होंने जिंक और सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड और ऑक्साइड को जब उन्होंने इन वो किया है, कंबाइन किया है, तो वह कहते हैं ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी भी थी और मिटिगेट कर दिए पोटेंशियल डैमेज। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बाय कंकरिंग दैट द रिस्क डिस्क्राइब इन टेक्स्ट वन। टेक्स्ट टू वाला बंदा जवाब दे रहा है, तो बेसिकली जो उसने टेक्स्ट में बात करी ना वो ही बात करेगा। ठीक है, वेरी वाली बात ही करेगा। बाय कंकरिंग दैट द रिस्क डिस्क्राइब इन टेक्स्ट वन शुड बी इवेल्युएटेड बट एम्फसाइजिंग दैट द रिस्क इज मोर देन ऑफसेट बाय पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ नैनो मटेरियल कॉन्जुगेशन। ये तो नहीं बोला ना इसने यार, क्या हो गया? By arguing that the situation described in text 1 may not be representative, but concluding that the effect of nanomaterial conjugation are harder to predict than researchers had expected। इसने ये बात नहीं करी है, बंदे का एक सॉलिड पॉइंट था कि क्या कहते हैं वेरी करता है बाय केस। By denying the circumstances described in text 1 is likely to occur, but acknowledging that many aspects of nanomaterial conjugation
are still poorly understood. Okay. Option choice. नहीं यार. Option choice D, by agreeing that the possibility described in text 1 is a cause for concern, pointing out that nanomaterial conjugation does not inevitably produce that result. जरूरी नहीं कि हर बार ही भाई वो रिजल्ट हो. इसका आंसर डी ही होगा. आखिरी सवाल है यार, हम चेक ही करेंगे. चेक. Africa's Sahara region, once a lush ecosystem, began to die out about 8,000 years ago. A change in Earth's orbit that affected climate has been posted as a cause of desertification. लोग बोल तो ये रहे हैं कि चेंज इन अर्थ्स ऑर्बिट की वजह से जो है डेजर्टिफिकेशन हुई है. बट आर्कियोलॉजिस्ट डेविड ऑल्सो एट्रीब्यूट्स द शिफ्ट टू नियोलिथिक पीपल. इनकी वजह से भी हो सकता है भाई. He cites their adoption to pastoralism as a factor of region drying out. The pastoralist livestock depleted vegetation, prompting the events that created the Sahara Desert. Okay. समझ आ गया ना भाई. कह रहे हैं तो नहीं है कि ये अर्थ के ऑर्बिट चेंज होने की वजह से हुआ है. ये नियोलिथिक लोगों की वजह से भी हो सकता है, जिनकी जो वेजिटेशन लाइफ स्टॉक जो भी होती थी ना, ये वेजिटेशन रिड्यूस करती थी. इसकी वजह से ये इवेंट्स हो सकते हैं. सवाल क्या है? बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, हाउ वुड क्रिस मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्ड टू डिस्कशन इन टेक्स्ट 1. टेक्स्ट 2 वाला बंदा जवाब कैसे देगा टेक्स्ट 1 वाले को? Research by Chris challenges the idea that Neolithic people contributed to the Sahara's desertification. Using climate vegetation model, the team concluded that the end of region's humid period occurred 500 years earlier than previously assumed. मतलब 500 साल पहले ही हो गया था भाई. The timing suggests that Neolithic people didn't exacerbate heredity in that region, but in fact may have helped delay environmental changes with practices. मतलब ये बोल रहा है कि भाई साहब आपने तो पूरी चीज़ उल्टी रखी है यार. ये न्यूलिथिक पीपल जो है ये तो मतलब उल्टा मदद कर रहे थे भाई. ये लोग जो जितनी भी चीज़ खा रहे थे ना, ये इनकी लाइफ स्टॉक वगैरह, उससे जो है ना प्रिजर्व हो रही थी वेजिटेशन. मतलब ये तो कह रहा है कि यार आप पागल हो. सही है, पढ़ते हैं. Pointing out that given the revised timeline for the end of Sahara's humid period, the Neolithic people's mode of likely didn't cause the desertification. हाँ सही है, चलो आगे बढ़ते हैं. By claiming that pastoralism was only one of the many behaviors of Neolithic part that may have contributed. नहीं, उसने इसके बारे में बात ही नहीं करी है क्लास की यार. By insisting that pastoralism can have both beneficial and effects on income. नहीं. By asserting that more research needs to be concluded. Nope. इसका आंसर है ये. चलो अब चेक कर लेते हैं. ये है सेंट्रल आइडिया. आंसर भी है, ठीक है. चलो लेफ्टी में तो लेफ्ट में बेहतर लगता है. खैर हाँ यही सवाल है.
ओह मैंने एक रखा हुआ तो है, ए ही होना चाहिए था, पता नहीं है ए इसका आंसर। अच्छा मैं सॉरी गलत पढ़ लिया, मेरी मैं सही से पढ़ा नहीं। वैसे सैंडल वुड हैव बीन डिग्रेडेड इफ इट हैडंट बीन रिमूव फ्रॉम द आइस। कह रहा अगर ये आइस में और रहता ना तो मतलब ये जो है ना ख़राब होता रहता था, ये बोल रहे हैं, मैंने सही से पढ़ा नहीं, सॉरी गाइस सॉरी। आगे सी ठीक है ओके। सही है कहाँ है भाई, अरे भाई कहाँ हूँ भाई, हाँ सही है। थ्रेड वाला सवाल है ये, अच्छा सवाल था, सही है। सही है ठीक है सही। ये आई सारा आंसर ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, सही है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हमें अभी अगली वीडियो किसके बारे में आएगी, अच्छा अब मैं हूँ ट्रांजेक्शंस एंड कॉमा यूजेस, अगली वीडियो उसके बारे में आएगी। तो यहाँ मैं स्टे ट्यून्ड, और आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।